हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी एपीओ 2002 में जो पेपर आए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर दो पार्ट में होता है, एक जीके जीएस एंड सेकंड लॉ पोर्शन। तो जीके जीएस तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस पेपर में, बल्कि लॉ के जितने भी क्वेश्चन है, मीन्स 100 क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके जीएस क्लास हमारे यहाँ चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो जाएगा जीके जीएस जब हम लोग पढ़ा लेंगे, तो जीके जीएस भी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशंस स्टार्ट हो चुका है। कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 6 जून से 6 जून से हमने स्टार्ट कर दिया नया बैच, और 8 से 9 शाम की क्लास चलती है हमारे यहाँ। यूपी पुलिस एक्ट से हमने स्टार्ट किया है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द यूपी एपीओ एग्जामिनेशंस, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशियल अड्डा आपके साथ है और एग्जामिनेशन तक, आपकी कामयाबी तक जुडिशियल अड्डा आपके साथ रहेगा। सारे प्रिपरेशन, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे लॉ पे और एमसीक्यूज, और उसके बाद जीके जीएस का जो पार्ट है वो भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ से ले सकते हैं, लास्ट ईयर के मेन क्वेश्चन से ले सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे यहाँ होते हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज है, जजमेंट राइटिंग है, लीडिंग केस लॉज हैं, जनरल नॉलेज अभी मैंने बताया आपको, स्टेट वाइज प्रिपरेशन होती है हमारे यहाँ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सब जो सारे क्वेश्चन है यूपी एपीओ प्री 2002 का, ये स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का, ये हम ना डिस्कस करके वी आर कमिंग डायरेक्टली ऑन द लॉ पोर्शन। तो भाई लॉ के पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी हो और उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट दे सकें। इसके बाद भी इसी का हम लोग पार्ट सेकंड लाएंगे, और आप कमेंट में कमेंट हमें करिए, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट लेके आना चाहिए हमें या नहीं लेके आना चाहिए, उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोज नहीं मिलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको सारे वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लॉ का है, यूपी एपीओ प्री 2002 एग्जामिनेशन का। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लिस। और आपको पता है कि अकॉम्प्लिस किसे कहते हैं भाई, पार्टनर इन क्राइम। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, पार्टनर इन क्राइम। तो जो क्राइम में सहभागी होता है, जो साथ देता है, उसको हम अकॉम्प्लिस कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक प्रोस्टिट्यूट है, रेप्ड गर्ल है, स्पाई है, पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर कोएर्शन है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों को आता है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हम आपको ये भी सिखाते हैं भाई, बाय एलिमिनेशन हाउ कैन यू मेक द आंसर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेट करेंगे तो रेप गर्ल भाई कैसे अकॉम्प्लिस हो सकती है। रेप गर्ल तो विक्टिम है, वो तो प्रताड़ित है, वो तो पीड़िता है, उसके साथ तो ऑफेंस किया गया है, उसने थोड़ी मिलकर ऑफेंस किया है। दूसरा स्पाई है, तो स्पाई भी अकॉम्प्लिस नहीं होता। तीसरा है पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर कोएर्शन। कोएर्शन के दबाव में आके अगर आप ब्राइब दे रहे हैं तो आई थिंक वो भी शौक से देंगे, प्रमोट करेंगे घूस को, ब्राइब को, तो वो हो सकता है अकॉम्प्लिस। लेकिन आपको किसी ने डराया है, आपको किसी ने कहा है नहीं दोगे ब्राइब तो मार दूंगा, है ना, जान से मार दूंगा, दबाव डाल के, प्रेशर डाल के आपसे ब्राइब लिया, तो आई थिंक आप भी उस केस में आप अकॉम्प्लिस नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन जो प्रोस्टिट्यूट का है वो अकॉम्प्लिस होती है, प्रोस्टिट्यूट। सेकंड क्वेश्चन, द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू। ये केस आपने बहुत सुना होगा, पकाला नारायण स्वामी का, बहुत बार आपने सुना होगा पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। तो ये जो है संबंधित है डाइंग डिक्लेरेशन से। तो आई होप कि आपको पता होगा। केस लॉ का अलग हमारे यहाँ पीडीएफ मिलता है, जिनको चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भाई इसमें लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, सेक्शन है एक तरफ उसका प्रोविजन है। तो आई थिंक ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए एपीओ में मैं आपको बताऊं, एपीओ की स्ट्रेटेजी पढ़ने का तरीका, आप मान लीजिए कि 10 तो मैं कम कह रहा हूं, 15 से 20 क्वेश्चन आप डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछेगा ये सेक्शन, अगर आप सेक्शन से याद किए रहोगे, है ना। ऐसे ही आईपीसी में पूछे गए, तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू एविडेंस एक्ट, बट आगे आईपीसी का भी क्वेश्चन आएगा। तो आईपीसी में भी आप देखोगे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, है ना। मर्डर का सेक्शन क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन क्या है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन उसका सेक्शन क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसका सेक्शन क्या है, थेफ्ट का सेक्शन क्या है। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेके चलोगे तो आई होप कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो फिर आता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन भी याद करें, सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी का, वो आपको ज्यादा बेनिफिट कर जाएगा, उससे आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हम यही देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है और बेसिकली पूछा है कौन सा सेक्शन किससे संबंधित है। तो अगर हम 159 देखें तो 159 किससे संबंधित है, 154 किससे संबंधित है,
सेक्शन 60 किससे संबंधित है? सेक्शन 60 तो मैं कह सकता हूं ये हो गया आपका ओरल एविडेंस, आपको पता होगा 60 ओरल एविडेंस। उसके बाद सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन हो गया, 141 लीडिंग क्वेश्चन हो गया, है ना। उसके बाद 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी हो जाएगा आपका। उसके बाद 154 आपका हो गया हॉस्टाइल विटनेस, है ना। 159 154 हॉस्टाइल विटनेस। तो इस तरीके से आपको करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, समझाने को कुछ है नहीं इसमें। कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज्ड। अब वो कह रहा है कन्फेशन इनएडमिसिबल होता है। आपको पता है कन्फेशन इससे संबंधित आपके पास सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट में भी कई बातें कही गई हैं, सीआरपीसी में कही गई हैं, पुलिस के सामने कन्फेशन। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास 164 में पावर है, 161 में पावर सीआरपीसी के पुलिस के पास है। कन्फेशन वहां पे भी एविडेंस एक्ट में भी आपको बताया गया है। तो कहते हैं कि इनएडमिसिबल कब होगा? टू द मजिस्ट्रेट, जब ये मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो। वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, नहीं ये तो नहीं, ये तो भाई एडमिसिबल होता है। मजिस्ट्रेट के सामने आपने किया तो एडमिसिबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वहां पे पुलिस ऑफिसर था या नहीं था। टू हिज फ्रेंड वाइल ही इज नॉट इन कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, टू ए डॉक्टर वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, टू ए स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर गुड ऑफ फॉर हिज सोल। तो आई थिंक ये हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर से आपने किया है और आप पुलिस की कस्टडी में थे। लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन, ये भी सवाल आता है जिन लोगों ने डीजीएस का एग्जाम दिया था अभी 2022 में जो एग्जाम हुए थे, तो उसमें भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स ए कन्फेशन मेड एक्स्ट्रा जुडिशियल। आपको पता है कन्फेशन दो टाइप के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन उसे कहते हैं जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उसे कहते हैं तो अदर देन कोर्ट कन्फेस किया जाता है। तो कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं? कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन करोगे तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है ये, और मोस्टली नहीं माना जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस? कॉम्पिटेंट विटनेस कौन नहीं है? चाइल्ड, इडियट पर्सन, ल्यूनेटिक पर्सन, डम पर्सन। आपको पता है चाइल्ड भी, हमने आपको बताया था जब जो हमसे एविडेंस एक्ट पढ़े होंगे उनको हमने बताया था कि जो है कॉम्पिटेंसी, जो विटनेस की बात करते हैं, विटनेस के कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, एज सच एविडेंस एक्ट में ये सब नहीं बोला है कि इतने साल का बच्चा होना चाहिए, है ना, इतने एज का या इतना समझदार होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो सिर्फ इतना पैरामीटर रखा है कि विटनेस अगर क्वेश्चन को समझ पा रहा है और जवाब रैशनल आंसर दे पा रहा है तो वो विटनेस कॉम्पिटेंट ही माना जाएगा, रिस्पेक्ट ऑफ कि वो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, या 70 साल का बूढ़ा आदमी है, 80 साल का बूढ़ा आदमी है। इफ ही इज गेटिंग द आंसर and he is able to answer the question, he is able to understand the question, so in such scenario that witness will be known as the competent witness। एज का कोई नहीं है, काला विटनेस है, गोरा विटनेस है, किस धर्म का है ना, लड़का है, लड़की है, कहाँ से बिलोंग करता है, इस सब कोई मैटर नहीं रखता। हाँ, लेकिन उसी के एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था अगर इडियट पर्सन है तो इडियट पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता है। उसके अलावा अगर वो बच्चा है तब भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, ल्यूनेटिक पर्सन है, क्वेश्चन को समझ पा रहा है तब भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, डम विटनेस है ना, तब भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। आगे चलते हैं। हॉस्टाइल विटनेस मतलब क्या होता है? एन अनफेवरेबल विटनेस। तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर मिल गया हमें, ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा। जब आप हॉस्टाइल विटनेस के डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे बताया अनफेवरेबल विटनेस होता है। हॉस्टाइल विटनेस किसे कहते हैं? जो बंदा जो अपनी विटनेस को बुलाता है वो विटनेस उसके बारे में ना कह के उसके खिलाफ बातें करने लगता है, अनफेवरेबल बातें करने लगता है ना, अपोजिट पार्टी का साथ देने लगता है, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, है ना। टेक ओवर विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कह रहे हैं अकॉम्प्लिश शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। कह रहे हैं अकॉम्प्लिश जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है जो उसका एक्यूज्ड पर्सन है, उसका साथी उसके खिलाफ। और दूसरा कह रहा है कि एन अकॉम्प्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। कह रहा है अकॉम्प्लिश जो अनवर्दी होता है क्रेडिट, उस पर आप आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, अदर मटेरियल पर्टिकुलर के साथ कोरोबरेट अगर किया जाए सब कुछ ठीक है तभी उसकी बातें मानी जाती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा है? दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या दोनों सही हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है, यहाँ पे ए रहेगा, ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे आई होप कि ये वाला हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Confession is admissible if it is made by the accused to। Confession is admissible if it is made by the accused to। पिछला क्वेश्चन था inadmissible, यहाँ पे admissible। Confession admissible कब होता है?
अगर ये पुलिस ऑफिसर को किया है, नहीं। ए डॉक्टर while he is in the custody of a police officer, नहीं। his friend while he is in the custody of a police officer, नहीं। spiritual advisor under the inducement for the good of his soul, तो कह रहा है अगर स्पिरिचुअल एडवाइजर को उसने किया है, स्पिरिचुअल एडवाइजर को किया है कि वो भैया कोई एडवाइजर है, स्पिरिचुअल एडवाइजर है या पंडित है, मौलाना है, उसको आके समझाता है भैया तुम कर लो, तुमने जो जुर्म किया, ऑफेंस किया, ऊपर जाओगे, क्या मुंह लेके जाओगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इस तरीके से कह के सामने वाला अगर कबूल लेता है, हाँ भाई मैंने ही मर्डर किया था, मैंने ही अपराध किया है, तो वो कन्फेशन माना जाएगा, है ना। तो 60 इस बारे में कहता है। द केस ऑफ करिश्मा सिंह, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू, तो ये भी केस फेमस है कश्मीरा सिंह का, तो वहां पे को एक्यूज्ड का कन्फेशन के बारे में यहाँ इसके बारे में दिया है, डी वाला करेक्ट है। Which one of the following sections of Indian Evidence Act has been substituted for the old section by the Information Technology Act 2000? तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 39 में पहले कुछ और था, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया उसके बाद 39 में कुछ और होगा, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस? प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस हमने आपको पढ़ाया था, प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कॉपी इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। तो जो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन परिभाषा जब आप पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में, तो वहाँ पे बिल्कुल यही सेंटेंस लिखा है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, है ना, ये वाला बी वाला ऑप्शन लिखा है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। तो इसमें आपको फंसना नहीं है इस चक्कर में, प्राइमरी एविडेंस इसे ही कहते हैं बेसिकली, डेफिनेशन पूछा। कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन फॉर पर्पज ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट रिलेवेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। कैरेक्टर के ऊपर हमने बात की थी भाई, सिविल मैटर में कैरेक्टर का क्या रिलेवेंसी होती है, क्रिमिनल केस में कैरेक्टर की, पर्सन के कैरेक्टर की क्या रिलेवेंसी होती है, ये सब बातें हमने की थी। यहाँ कह रहा है कि नॉट रिलेवेंट है, किन सिचुएशन में कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट होता है। कह रहा है प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, कह रहा है क्रिमिनल केस में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है वो रिलेवेंस नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है रिलेवेंस। प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केस, ठीक है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर वो भी रिलेवेंस होता है। अगर सामने वाला क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर के बारे में बता रहा है तो अपोजिट पार्टी उसके बैड कैरेक्टर के बारे में बता सकता है, रिलेवेंस होता है। कैरेक्टर इज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इन सिविल केसेस, ये भी रिलेवेंस होता है। कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केसेस, ये रिलेवेंट नहीं होता है सिविल केसेस में, कह रहे हैं कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केसेस, यहाँ पर रिलेवेंसी इसकी नहीं होती है। सिविल केसेस में कैरेक्टर की रिलेवेंसी मान के चलो आप ना के बराबर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट? पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से हमने बताया था। और यहाँ पे देखते हैं, एन अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट, रजिस्टर्ड सेल डीड, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। सिविल जज का जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट, ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट। ये भी आई थिंक डीजीएस में आया था या एमपी में आया था आपकी, अगर जिन लोगों ने दिया है उनको याद होगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि मान लिया कि जो बोल नहीं पा रहा है लिख के मान लिया देता है ओपन कोर्ट में, अपने बयान जो है लिख के देता है, तो उस एविडेंस को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस कहेंगे, सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे या ओरल एविडेंस कहेंगे? तो वो ओरल एविडेंस ही माना जाता है ना, वो माना जाएगा कि इसने बोल के कुछ कहा है। भाई बोल नहीं पाता तो लिख के दे दिया, तो माना जाएगा कि वो बोल के ही कहा, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तक अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ वॉलंटरी कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर एविडेंस। फिर कह रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। दोनों बातें आई थिंक सही है, तो ये वाला हो जाएगा। एंड एडमिशन अंडर सेक्शन 17 में क्या है? 17 में क्या है आपको पता होगा, एडमिशन के बारे में है। तो कहते हैं कि इज क्या होता है, एडमिशन अंडर सेक्शन 17 क्या हो सकता है? ओरल स्टेटमेंट ओनली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट ओनली हो सकता है, ओरल डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है। तो आई थिंक सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, बताइए, all laws in force in India, all laws including foreign laws, all Indian and Asian laws, all Indian and British laws of। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बहुत ही टफ नहीं है। ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, अगर एक बार आप पढ़े रहोगे तो आई थिंक कर लोगे। बेसिकली आपको सेक्शन याद होने चाहिए, सेक्शन में क्या है वो याद होनी चाहिए, सेक्शन का मार्जिनल नोट क्या है वो याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स रिटन डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑन स्टोन, इंक्रिप्शन ऑन स्टोन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो कोर्ट के पास आप ले जा सकते हो, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो? रिटन डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर सकते हो, कैरिकेचर वो प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन स्टोन पे अगर कोई इंक्रिप्शन है वो कैसे ले जाओगे? अब पत्थर उठा के थोड़ी ले जाओगे।
तो यहाँ पे 1 2 3 ही है, सिर्फ सी वाला करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन मीन्स वी हैव डन 20 क्वेश्चंस ऑन लॉ यूपी एपीओ प्री 2002। अब इसका सेकंड पार्ट वीडियो आएगा और आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेकंड पार्ट हमें लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप हमें कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आप अगर कहेंगे तो हम लाएंगे। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।